तो पहला बड़ा कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसे इतना जरूरी क्यों मानते हैं? देखिए, ये एक्ट कई मायनों में पहला था। ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों को कंट्रोल करने का ये पहला सीरियस प्रयास था। अच्छा। पहली बार कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक काम थे उन्हें ऑफिशियली मान्यता मिली। अच्छा। और सबसे अहम, इसने भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। केंद्रीय प्रशासन मतलब बंगाल के गवर्नर अब सिर्फ बंगाल के नहीं बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए और बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज उनके अधीन आ गईं। ओ, तो सत्ता का केंद्रीकरण शुरू हुआ। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स, और उनकी मदद के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद भी बनी। और इसी एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी 1774 में। जी हाँ, बिल्कुल। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने पर पाबंदी लगी। कोशिश थी भ्रष्टाचार रोकने की। और जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्हें अब भारत में अपने रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ती थी। तो कुल मिलाकर ये नियंत्रण और जवाबदेही तय करने की पहली कोशिश थी। एकदम सही। इसके बाद 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया जिसने 1773 एक्ट की कुछ दिक्कतें दूर की। जी। लेकिन अगला बड़ा पड़ाव शायद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। उसने क्या बदला? हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था। इसने कंपनी के कामों का बंटवारा कर दिया। बंटवारा? कैसा बंटवारा? कंपनी के जो कमर्शियल यानी वाणिज्यिक काम थे और जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक काम थे, उन्हें साफ साफ अलग कर दिया। अच्छा। व्यापारिक मामले तो पहले की तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखने लगे, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, रेवेन्यू, इनके लिए एक नया निकाय बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये सीधे ब्रिटिश सरकार के अंडर था? बिल्कुल। यहीं से शुरू हुई दोहरी सरकार या ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए ब्रिटिश सरकार का कंपनी के भारतीय प्रशासन पर सीधा सुपरविजन और कंट्रोल स्थापित हो गया। और इसी एक्ट में पहली बार कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। हाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट था। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ये महज रेगुलेशन नहीं था, ये भारत पर ब्रिटिश दावे को और पुख्ता करने वाला कदम था। ये दिलचस्प है कि कैसे व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण का जरिया बन गई। हाँ, और ये प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद कई चार्टर एक्ट्स आए, जैसे 1813 का चार्टर एक्ट। उसमें क्या खास था? 1813 के एक्ट में 2-3 बातें अहम थीं। पहली, कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी भारत में, वो खत्म कर दी गई। पूरी तरह से? नहीं, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापार अब सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। अच्छा। और दूसरी बात, इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता को और ज्यादा स्पष्ट रूप से जताया। और तीसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत आने और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की अनुमति मिली। और फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। इसे ब्रिटिश भारत में सेंट्रलाइजेशन का पीक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया और सारी सिविल और मिलिट्री शक्तियां उसी में निहित कर दी। यानी अब एक व्यक्ति पूरे ब्रिटिश भारत का प्रमुख बन गया। हाँ, और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। बॉम्बे और मद्रास की सरकारों की कानून बनाने की शक्ति लगभग छीन ली गई। पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर अब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास थी। तो ये तो बहुत बड़ा केंद्रीकरण था। कंपनी का क्या हुआ? कंपनी की सारी कमर्शियल एक्टिविटी खत्म कर दी गई। अब वो पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई जो क्राउन की तरफ से एक ट्रस्टी के तौर पर भारत का प्रशासन चला रही थी। अच्छा, और इसी एक्ट में सिविल सर्विसेज में खुली प्रतियोगिता की कोशिश हुई थी, जिसमें भारतीय भी शामिल हो सकते थे। हाँ, कोशिश हुई थी, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया तो वो लागू नहीं हो पाया उस वक्त। लेकिन ये कोशिश अगले चार्टर एक्ट 1853 में कामयाब हुई। हाँ, 1853 का एक्ट इस लिहाज से अहम है, इसने सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की और इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। मैकाले कमेटी भी इसी के तहत 1854 में बनी थी। और क्या हुआ 1853 में? एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी विधायी और एग्जीक्यूटिव
यानी कार्यकारी कामों को अलग किया गया। अच्छा, कैसे? काउंसिल में 6 नए सदस्य जुड़े गए जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहा गया। इसने एक तरह से एक अलग इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की नींव रखी। इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। मिनी पार्लियामेंट, और इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की भी बात थी शायद। हाँ, ये भी पहली बार हुआ। इन 6 नए सदस्यों में से 4 को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाना था। ये एक बहुत ही शुरुआती और सीमित ही सही, पर स्थानीय प्रतिनिधित्व की दिशा में कदम था। और इस एक्ट ने कंपनी का शासन तो बढ़ाया, पर कोई टाइम लिमिट नहीं दी। ये एक इशारा था कि कंपनी का शासन कभी भी खत्म किया जा सकता है। और वो खत्म हुआ 1857 के विद्रोह के बाद। फिर शुरू हुआ क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक। पहला कदम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बिल्कुल, 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था, तो ये एक्ट लाया गया, जिसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। भारत का शासन, क्षेत्र, राजस्व सब कुछ सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। और गवर्नर जनरल का पद? उसका नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। वाइसराय भारत में क्राउन का सीधा प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने। तो अब कंट्रोल सीधे लंदन से होने लगा। इसके लिए इंग्लैंड में क्या बदलाव हुए? पिट्स इंडिया एक्ट वाली डुअल गवर्नमेंट का क्या हुआ? वो खत्म कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों समाप्त। उसकी जगह एक नया पद बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत के राज्य सचिव। ये कौन होता था? ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। भारतीय प्रशासन पर इसका पूरा अधिकार था। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल बनी जो सलाहकार थे। लेकिन क्या इससे भारत में जमीनी स्तर पर शासन में कोई बड़ा बदलाव आया? नहीं, ज्यादा नहीं। ये एक्ट मुख्य रूप से इंग्लैंड में जो कंट्रोल की मशीनरी थी उसमें सुधार था। भारत में जो सिस्टम चल रहा था वो कमोबेश वैसा ही रहा। 1857 के बाद शायद अंग्रेजों को लगा होगा कि भारतीयों को साथ लेना जरूरी है। क्या इसी सोच से 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया? हाँ, काफी हद तक। इसे भारत में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इसने वाइसराय को अधिकार दिया कि वो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर नॉमिनेट कर सकता है। अच्छा, किसी को किया भी गया? हाँ, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये सांकेतिक था, पर एक शुरुआत थी। और आपने कहा था कि 1833 के एक्ट ने केंद्रीकरण किया था। क्या 1861 ने उसे पलटा? हाँ, ये भी हुआ। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्तियां वापस दे दी। तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। जो ट्रेंड 1773 से शुरू होकर 1833 में पीक पर था, वो अब रिवर्स हो रहा था। और इसी एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम को भी मान्यता दी। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में ये सिस्टम शुरू किया था। उसे इस एक्ट ने कानूनी मान्यता दे दी। इसमें वाइसराय की काउंसिल के हर मेंबर को एक या ज्यादा डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बनाया जाता था। ये तो आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा ही है। बिल्कुल, उसी की नींव थी ये। फिर 1892 का एक्ट आया, जिसने काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई। लेकिन बड़ा बदलाव शायद 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों से आया। हाँ, बिल्कुल। 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो वाइसरॉय। ये कई वजहों से बड़ा कदम था। जैसे? इसने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज काफी बढ़ाया। सेंट्रल काउंसिल में 16 से 60 सदस्य हो गए। सदस्यों को ज्यादा अधिकार मिले, जैसे बजट पर प्रस्ताव लाना, सप्लीमेंट्री सवाल पूछना। और पहली बार किसी भारतीय को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जिन्हें वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के तौर पर शामिल किया गया। लेकिन इसी एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत भी की, जो बहुत विवादास्पद रहा। हाँ, और यही इस एक्ट का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू साबित हुआ। इसने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम शुरू किया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम वोटर्स द्वारा ही चुने जाएंगे। इसने एक तरह से सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहना दिया और आगे चलकर विभाजन की नींव रखी। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को
फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। सिर्फ मुसलमानों के लिए या औरों के लिए भी? नहीं, ही रेसिडेंसी, कॉरपोरेशनों, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, लेकिन बंटवारे की कीमत पर। खैर, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, हालात बदले और फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका लक्ष्य क्या था? इसका घोषित लक्ष्य था भारत में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। अच्छा। इसके लिए प्रांतों में एक नई व्यवस्था लागू की गई जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहा गया। डायरची ये क्या थी? इसमें प्रांतीय विषयों को 2 लिस्ट में बांटा गया, रिजर्व्ड यानी आरक्षित और ट्रांसफर्ड यानी हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित, थोड़ा और समझाएंगे इसे? जरूर। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे जैसे पुलिस, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, वो गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से देखता था और ये काउंसिल लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही नहीं थी। और ट्रांसफर्ड? जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, वो गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से देखता था और ये मंत्री लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह थे। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम लगता है। क्या ये सफल हुआ? नहीं, ये प्रयोग ज्यादा सफल नहीं हुआ क्योंकि असली पावर गवर्नर और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के पास ही रही। ये एक तरह का आधा अधूरा उत्तरदायित्व था। और केंद्र में क्या हुआ? चुनाव वगैरह में कुछ बदलाव? केंद्र में पहली बार बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधायिका बनी, काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। और देश में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस यानी प्रत्यक्ष चुनाव शुरू हुए। डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब सब वोट दे सकते थे? नहीं, वोटिंग राइट्स बहुत लिमिटेड थे। प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन के आधार पर बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। अच्छा, और वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या हुआ? उसे और बढ़ाया गया। सिखों, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए भी इसे लागू कर दिया गया। और इसी एक्ट के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना। हाँ, एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान था जो 1926 में बना। 1919 के एक्ट में ये भी था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी, जिसके लिए साइमन कमीशन आया, वो भी 2 साल पहले ही आ गया। हाँ, 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन बना, लेकिन इसमें सारे सदस्य ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय नहीं। इसीलिए इसका इतना विरोध हुआ, साइमन गो बाइक के नारे लगे। बिल्कुल। कमीशन ने 1930 में रिपोर्ट दी। उसमें डायरकी खत्म करने, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार लाने और हाँ, कम्युनल इलेक्टोरेट जारी रखने की सिफारिश थी। इन सिफारिशों पर विचार के लिए फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए। हाँ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। और इसी दौरान 1932 में वो कम्युनल अवार्ड और फिर पूना पैक्ट हुआ। हाँ, ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलित वर्गों तक बढ़ा दिया। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया था। हाँ, वो उस समय पूना की यरवदा जेल में थे। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिरकार गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें क्या तय हुआ? इसने दलित वर्गों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बजाय हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट के अंदर ही रिजर्व्ड सीट्स यानी आरक्षित सीटों पर सहमति बनी। अच्छा, इन सब डेवलपमेंट्स के बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे तो हमारे संविधान का एक बड़ा सोर्स माना जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल होती। पर ये फेडरेशन तो कभी बना ही नहीं बन पाया क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। लेकिन इसने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया 3 लिस्ट्स में, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये तो आज भी हमारे संविधान में है। और प्रांतों में जो डायरकी थी उसका क्या हुआ? ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। मतलब प्रांत अब अपने मामलों में स्वतंत्र थे। हाँ, अपने परिभाषित दायरे में। वहां अब पूरी तरह से जिम्मेदार सरकारें बनी जो प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह थीं। ये 1937 में लागू हुआ। हालांकि 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होने पर कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। और केंद्र में डायरकी लाने का भी प्रस्ताव था। हाँ, प्रस्ताव था पर वो कभी लागू नहीं हो पाया। हाँ, 11 में से 6 प्रांतों में बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनीय विधायिका शुरू की गई। इस एक्ट ने कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की भी नींव रखी थी ना, जैसे RBI। हाँ, बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान इसी में था। साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रावधान था। और फेडरल कोर्ट? हाँ, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान था जो 1937 में स्थापित हुआ।
और बर्मा को भारत से अलग किया गया। जी हाँ, बर्मा अब म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, वोटिंग राइट्स को और बढ़ाया गया, करीब 14% आबादी को वोट का अधिकार मिला, दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया। ये वाकई एक मील का पत्थर था जिसने आजादी के बाद के भारत की प्रशासनिक और संवैधानिक रूपरेखा पर गहरा असर डाला। निश्चित रूप से। और फिर हम पहुंचते हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हाँ, वर्ल्ड वॉर II के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था, भारत में आजादी का आंदोलन जोरों पर था। फरवरी 1947 में ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि जून 1948 तक ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग तो विभाजन पर अड़ी थी। हाँ, तब लॉर्ड माउंटबैटन वाइसराय बनकर आए। उन्होंने माउंटबैटन प्लान पेश किया, जिसमें भारत के विभाजन और सत्ता ट्रांसफर की बात थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे मान लिया। और इसी प्लान को लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद ने पास किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बिल्कुल। इस एक्ट ने क्या क्या किया? इसने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ। और देश का विभाजन? हाँ, भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान 2 नए इंडिपेंडेंट डोमिनियन बने। दोनों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का भी अधिकार था। वायसराय का पद खत्म कर दिया गया और दोनों डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जिसे ब्रिटिश क्राउन डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर नियुक्त करता। और जो संविधान सभा 1946 में बनी थी, उसका क्या हुआ? दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं को पूरी शक्ति दे दी गई कि वो अपने अपने देश के लिए जैसा चाहें वैसा संविधान बना सकती हैं और ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को, यहाँ तक कि इंडिपेंडेंस एक्ट को भी बदल या रद्द कर सकती हैं। रियासतों का क्या हुआ? उन पर से ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी सर्वोच्चता खत्म हो गई। उन्हें आज़ादी दी गई कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रहें। और सत्ता का हस्तांतरण कैसे हुआ? 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आज़ाद हुआ। लॉर्ड माउंटबैटन आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और जो संविधान सभा 1946 में बनी थी, वही आजाद भारत की पहली पार्लियामेंट बन गई। तो हमने देखा कि कैसे करीब 200 साल में रेगुलेशन से शुरुआत हुई, फिर केंद्रीकरण हुआ, फिर धीरे धीरे प्रतिनिधित्व और विकेंद्रीकरण आया, डायर की जैसे प्रयोग हुए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का एक दुखद मोड़ आया, फिर प्रांतीय स्वायत्ता मिली और अंत में ये सफर आजादी और विभाजन पर खत्म हुआ। बिल्कुल, ये पूरी यात्रा बहुत उतार चढ़ाव वाली रही। एक तरफ नियंत्रण की कोशिशें थीं, तो दूसरी तरफ भारतीयों को शासन में शामिल करने का बढ़ता दबाव भी था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये जो पूरी विधायी विरासत थी, जिसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के दौर थे, प्रतिनिधित्व के अलग अलग मॉडल आए और विभाजन की सच्चाई भी थी। हाँ, इसने आजाद भारत के संविधान निर्माताओं के सामने क्या चुनौतियां रखी होंगी और उनके फैसलों को कैसे प्रभावित किया होगा। मतलब उन्होंने जो प्रावधान चुने, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेक्युलरिज्म, उन पर इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का क्या असर रहा होगा, ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है, जिसका जवाब शायद हमें संविधान सभा की बहसों और उनके सामने मौजूद विकल्पों को और गहराई से देखने पर मिलेगा। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का ये विशाल संविधान आखिर बना कैसे, वो कौन सी बहसें थीं, कौन से मोड़ आए और वो क्या बातें हैं जो इसे दुनिया के बाकी संविधानों से अलग खड़ा करती हैं। मतलब मिशन है इस जटिल कहानी को आसान बनाना। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ तारीखों और अनुच्छेदों की नहीं है, ये कहानी है एक नए राष्ट्र के जन्म की, उसकी उम्मीदों और चुनौतियों की। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे एक संविधान सभा की मांग उठी, वो कैसे बनी, किन परिस्थितियों में उसने काम किया, हाँ, और आखिरकार जो दस्तावेज सामने आया उसकी आत्मा क्या है, उसकी ताकत क्या है और उस पर सवाल क्या उठे। तो भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को समझने की एक दिलचस्प यात्रा होने वाली है। यकीनन। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अपने देश का संविधान बनाने के लिए एक अलग सभा हो, ये ख्याल आया कहाँ से? देखिए, इसका क्रेडिट अक्सर 1934 में M.N. रॉय को दिया जाता है। वो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के एक बड़े नेता थे। अच्छा, M.N. रॉय 1934 में। हाँ, फिर औपचारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में ये मांग उठाई।
लेकिन असली वजन तब आया जब 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से कहा, नेहरू जी ने, हाँ, कि आजाद भारत का संविधान बिना किसी बाहरी दखल के ऐसी संविधान सभा बनाएगी जो वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्कों के वोट से चुनी गई हो। अच्छा, यानी मांग तो पुरानी थी, अंग्रेजों ने कब सुनी ये आवाज? उनको तो वक्त लगा होगा। हाँ, उन्होंने हाँ कहने में वक्त लगाया। पहले 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक मंजूरी दी, मतलब मान लिया कि हाँ होनी चाहिए। सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी? जी। फिर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लाए, क्रिप्स मिशन। हाँ, क्रिप्स मिशन, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसे खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भारत का बंटवारा और दो अलग संविधान सभाएं चाहते थे, एक भारत के लिए, एक पाकिस्तान के लिए। अच्छा। आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसने दो संविधान सभाओं की मांग तो ठुकरा दी, मतलब एक ही सभा होगी। हाँ, लेकिन एक ऐसी योजना पेश की जिससे संविधान सभा बनने का रास्ता साफ हुआ। हालांकि कह सकते हैं कि बंटवारे के बीज भी कहीं ना कहीं इसी में छिपे थे। तो इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा बनी। इसमें कौन लोग थे, कैसे चुने गए थे, क्या ये वाकई पूरे भारत की नुमाइंदगी करती थी? योजना के मुताबिक कुल 389 सदस्य होने थे। तय हुआ था 389। काफी बड़ी संख्या है। हाँ, इनमें से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देसी रियासतों से। अच्छा, ब्रिटिश भारत और रियासतें। हाँ जी, ब्रिटिश भारत की सीटों को भी प्रांतों और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में बांटा गया था, और ये सीटें मोटे तौर पर आबादी के हिसाब से थीं, करीब 10 लाख लोगों पर एक सीट। 10 लाख पर एक, ठीक है। और चुनाव का तरीका क्या था? क्या आम जनता ने वोट दिया था? नहीं, यही एक पेच है। ब्रिटिश भारत के सदस्य सीधे जनता ने नहीं चुने थे। ओहो, तो फिर कैसे? उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था, वो भी एक खास तरीके से, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम। अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये तरीका छोटे समूहों को भी कुछ नुमाइंदगी देने की कोशिश करता है। और रियासतों वाले? और रियासतों के सदस्य तो मनोनीत होने थे, यानी राजा महाराजा जिन्हें चुनकर भेजते। तो ये सभा मतलब कुछ चुनी हुई और कुछ मनोनीत? बिल्कुल, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत थी। इसका मतलब है कि सीधे जनता द्वारा चुनी हुई न होने का आरोप इस पर शुरू से ही लग सकता था। हाँ, ये आलोचना तो हुई भी, और काफी हुई। तो चुनाव कब हुए इसके? चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और बाकी छोटी पार्टियों और निर्दलियों को 15। और रियासतें? रियासतों ने शुरू में दुई बनाए रखी, तो उनकी 93 सीटें खाली रह गईं। अच्छा, वो शामिल नहीं हुई शुरू में? नहीं। हालांकि ये कहना भी जरूरी है कि सीधे चुनाव न होने के बावजूद इस सभा में उस वक्त के लगभग सभी बड़े चेहरे शामिल थे। जैसे कौन कौन? जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलाना आजाद, कई बड़े नाम थे। और हर समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, ईसाई, SC, ST और महिलाएं भी। स्रोत बताते हैं कि 15 महिला सदस्य थीं। अच्छा, 15 महिलाएं भी थीं? जी, सिर्फ महात्मा गांधी इसमें सदस्य नहीं थे। हाँ, ये एक रोचक तथ्य है कि गांधी जी खुद संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बिल्कुल। सभा बन तो गई, लेकिन काम कैसे शुरू हुआ? पहली बैठक का माहौल कैसा था? जाहिर है तनावपूर्ण रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। ओहो, उन्होंने बायकॉट कर दिया। हाँ, वो पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे, तो सिर्फ 207 सदस्य ही शामिल हुए। माहौल में बंटवारे का साया साफ दिख रहा था। तो अध्यक्षता किसने की? सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। उन्हें फ्रांस की तर्ज पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, अस्थायी अध्यक्ष। जी। और स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन कौन बने? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, साथ ही HC मुखर्जी और बाद में VT कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष बने। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था 13 दिसंबर 1946 का दिन। उस दिन क्या हुआ? उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्या था और क्यों महत्वपूर्ण था? लगता है ये बहुत अहम था। ये बहुत अहम था। ये एक तरह से संविधान की आत्मा की पहली झलक थी। इसमें बताया गया था कि भारत कैसा देश बनेगा, एक आजाद संप्रभु गणराज्य। विजन डॉक्यूमेंट जैसा। हाँ, कह सकते हैं। इसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, बराबरी, आजादी का वादा था। अल्पसंख्यकों, पिछड़े और कबायली इलाकों के लोगों के हक की हिफाजत का संकल्प था। अच्छा। इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया
और इसी का बदला हुआ रूप आज हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है। तो इसने एक तरह से गाइडलाइन तय कर दी। बिल्कुल, इसने पूरी संविधान निर्माण प्रक्रिया को दिशा दी। फिर 1947 में देश आजाद हुआ और बंटवारा भी हुआ। इसका संविधान सभा पर क्या असर पड़ा? जाहिर है बड़ा असर पड़ा होगा। बहुत बड़ा असर पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 3 मुख्य बदलाव किए। क्या थे वो? पहला, सभा पूरी तरह संप्रभु बन गई, सोवरेन बॉडी। अब वो ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को बदल सकती थी या खत्म कर सकती थी, अपनी मर्जी का संविधान बना सकती थी। मतलब अब अंग्रेजों का कोई कंट्रोल नहीं? बिल्कुल नहीं। दूसरा, सभा सिर्फ संविधान ही नहीं बना रही थी, अच्छा, बल्कि देश के लिए आम कानून बनाने का काम भी कर रही थी। अच्छा, मतलब संसद की तरह। हाँ, एक तरह से भारत की पहली संसद बन गई, डोमिनियन लेजिस्लेचर। जब संविधान बनाने बैठती तो डॉक्टर प्रसाद अध्यक्षता करते, और जब कानून बनाने बैठती तो जीवी मावलंकर। अच्छा, दोहरी भूमिका हो गई। जी। और तीसरा बदलाव बंटवारे से जुड़ा था। हाँ, वो तो होना ही था। तीसरा बदलाव यह था कि पाकिस्तान में शामिल होने वाले इलाकों के मुस्लिम लीग सदस्य सभा से अलग हो गए। तो सदस्य संख्या कम हो गई होगी। हाँ, इससे सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। अच्छा, काफी कम हो गए। जे ब्रिटिश प्रांतों से 229 और रियासतों से 70 रह गए। और अब रियासतों के प्रतिनिधि भी धीरे धीरे शामिल होने लगे थे। जो पहले नहीं आ रहे थे। हाँ। संविधान बनाने और कानून बनाने के अलावा भी तो सभा ने कुछ अहम काम किए होंगे, कुछ और जिम्मेदारियां? बिल्कुल, कई और महत्वपूर्ण काम किए। जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता को मंजूरी दी। अच्छा, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। हाँ। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तिरंगा। हाँ। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया, जनगण मन और वंदे मातरम। जी। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। अच्छा, ये सब संविधान सभा ने ही किया? हाँ। और ये पूरा संविधान बनने में वक्त कितना लगा? सुना है बहुत लंबा समय था। हाँ, समय तो लगा। कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। लगभग 3 साल। हाँ, करीब करीब। इस दौरान 11 सत्र हुए, लगभग 60 देशों के संविधानों को खंगाला गया। 60 देश? जी। और मसौदे पर मतलब ड्राफ्ट पर 114 दिन बहस चली। बाप रे, 114 दिन सिर्फ बहस? हाँ, कुल खर्च उस जमाने में करीब 64 लाख रुपए आया। 64 लाख उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ी रकम होगी। बिल्कुल। अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन सभा भंग नहीं हुई। अच्छा, तो क्या करती रही? ये 1952 में पहली चुनी हुई संसद आने तक भारत की अंतरिम संसद के तौर पर काम करती रही, प्रोविजनल पार्लियामेंट। समझ गई, तो ये काम जारी रहा। जी। इतना बड़ा काम अकेले तो हुआ नहीं होगा। समितियों यानी कमिटीज की क्या भूमिका थी, खासकर वो प्रारूप समिति जिसके बारे में बहुत सुना है? हाँ, बिल्कुल सही। काम को आसान बनाने के लिए कई समितियां बनाई गईं। कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी। बड़ी समितियां कौन सी थीं? बड़ी समितियों में संघ की शक्तियों पर, संघीय संविधान पर, प्रांतीय संविधान पर, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति, प्रक्रिया नियमों पर, राज्यों से बातचीत के लिए और संचालन समितियां शामिल थी। इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता थे। लेकिन जैसा आपने कहा, सबसे ज्यादा चर्चित रही प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। बिल्कुल। 29 अगस्त 1947 को बनी इस समिति का काम था संविधान का मसौदा तैयार करना। और सदस्य कौन थे अम्बेडकर जी के अलावा? डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा इसमें 6 और सदस्य थे। N. गोपालस्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी। कुछ सदस्य बदले भी गए थे बीच में। अच्छा। इस समिति ने बाकी समितियों के सुझावों को समेटकर पहला मसौदा फरवरी 1948 में पेश किया। पहला ड्राफ्ट। हाँ। फिर लोगों को इस पर राय देने के लिए 8 महीने का वक्त दिया गया। 1948 में आया। प्रारूप समिति ने ये काम 6 महीने से भी कम समय में 141 बैठकों में पूरा किया। हाँ। जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। सिर्फ 141 बैठकों में? हाँ। काफी तेजी से काम किया। हाँ, बहुत केंद्रित होकर काम किया गया। तो ये अंतिम मसौदा पास कब और कैसे हुआ, ये प्रक्रिया कैसी थी? अंतिम मसौदा डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को सभा में पेश किया। इसे कहते हैं फर्स्ट रीडिंग, पहली रीडिंग। हाँ। इस पर कुछ दिन सामान्य चर्चा हुई। फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, करीब 1 साल। 1 साल तक? हाँ। इस पर दूसरी सबसे लंबी बहस चली।
सेकंड रीडिंग। इसमें हर एक क्लॉज पर मतलब हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा हुई। अच्छा, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। जी, बताया जाता है कि करीब 7600 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव आए। 7,500 से ज्यादा। हाँ, जिनमें से 2400 से ज्यादा पर तो बाकायदा बहस हुई। बाप रे, काफी माथा पच्ची हुई होगी, एक एक शब्द पर बहस हुई होगी। यकीनन। फिर तीसरी बहस यानी थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। तो 26 नवंबर 1949, ये है वो ऐतिहासिक तारीख। बिल्कुल। उस दिन मौजूद 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। यही वो तारीख है जिसका जिक्र हमारी प्रस्तावना में है, जब भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, लागू किया और खुद को सौंपा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। हाँ, प्रस्तावना में ये शब्द है। तो क्या पूरा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया, उसी दिन से? नहीं, पूरा नहीं। उस दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद और कुछ अस्थायी प्रावधानों से जुड़े कुछ अनुच्छेद, कुछ आर्टिकल्स। हाँ, कुछ आर्टिकल्स जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 वगैरह, ये तुरंत लागू हो गए। अच्छा। लेकिन संविधान का बड़ा हिस्सा मतलब ज्यादातर प्रावधान वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी 1950, हमारा गणतंत्र दिवस। जी, इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इसे संविधान के लागू होने की तारीख या कमेंसमेंट डेट कहा जाता है। 26 जनवरी ही क्यों? कोई खास वजह? 26 नवंबर को अपना लिया था, तो उसी दिन लागू क्यों नहीं कर दिया? हाँ, इसकी एक ऐतिहासिक वजह है। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। हाँ, रावी नदी के तट पर। बिल्कुल। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अच्छा। तो उसी ऐतिहासिक दिन की याद में, उसकी महत्ता बनाए रखने के लिए, संविधान को पूरी तरह लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, और इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 खत्म हो गए, निरस्त कर दिए गए। अब जब संविधान बन गया तो जाहिर है इसकी आलोचना भी हुई होगी, जैसे सभा की हुई थी। क्या मुख्य आलोचनाएं थी? किन आधारों पर इसे क्रिटिसाइज किया गया? हाँ, कई आधारों पर आलोचना हुई, जैसे कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी क्योंकि सदस्य सीधे जनता ने नहीं चुने थे। हाँ, वो बात तो पहले भी आई थी। बिल्कुल। इसे संप्रभु नहीं माना गया क्योंकि ये अंग्रेजों के बनाए प्लान पर बनी थी। हालांकि 1947 के बाद ये पूरी तरह संप्रभु हो गई थी, लेकिन शुरुआती आलोचना ये थी। इसमें वक्त बहुत लगा। आलोचकों ने अमेरिका से तुलना की, जहां संविधान सिर्फ 4 महीने में बन गया था। 4 महीने? और हमें लगे करीब 3 साल। जी, नजीरुद्दीन अहमद ने तो मजाक में प्रारूप समिति को ड्रिफ्टिंग कमेटी यानी बहती हुई समिति तक कह दिया था। ड्रिफ्टिंग कमेटी मतलब दिशाहीन? हाँ, मतलब कि बहुत धीरे काम कर रही है, बह रही है बस। और कांग्रेस के दबदबे की बात, वो आलोचना भी हुई होगी। बिल्कुल। कहा गया कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। ग्रैनविल ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने इसे एक दलीय देश में एक दलीय निकाय कहा, वन पार्टी बॉडी इन अ वन पार्टी कंट्री। एक और आम आलोचना थी कि इसमें वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। अच्छा, लॉयर्स पैराडाइज वाली बात। हाँ, वो संविधान की विशेषता की आलोचना में ज्यादा आती है, पर सभा के कॉम्पोजिशन की आलोचना ये थी कि बाकी वर्गों की आवाज उतनी नहीं उठ पाई और भाषा जटिल हो गई। हाँ, वो भी इसी से जुड़ा। कुछ ने तो इसे हिंदुओं का निकाय भी कहा। ऐसा किसने कहा? जैसे लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने, और विंस्टन चर्चिल ने भी कहा कि ये भारत में केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो गंभीर आरोप थे। जी। चलिए अब जरा खुद संविधान की बनावट और उसकी खासियतों पर आते हैं। सेलिएंट फीचर्स। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है इसका आकार। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? इतना बड़ा क्यों बना? ये सच है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 395 आर्टिकल्स? हाँ, और आज संशोधनों के बाद ये और भी बड़ा हो गया है। करीब 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बाप रे, तो इतना बड़ा क्यों? इसके कई कारण हैं। एक तो जैसा हमने कहा, भारत की विशालता और विविधता। हाँ, इतने सारे राज्य, भाषाएं, धर्म, बिल्कुल, इन सबको समेटना था। दूसरा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का काफी प्रभाव था, जो खुद बहुत विस्तृत था। उसका बड़ा हिस्सा अपना लिया गया। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जी। तीसरा, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान बनाया गया, अलग अलग नहीं, जैसा अमेरिका में है। हाँ, ये भी एक कारण है। और चौथा, जैसा हमने पहले सभा की आलोचना में भी सुना, संविधान सभा में कानून के जानकारों का प्रभुत्व था।
वकीलों का। तो उन्होंने हर चीज को विस्तार से लिखने पर जोर दिया ताकि कोई अस्पष्टता ना रहे। अच्छा, मतलब हर चीज साफ साफ लिख दी। हाँ, कोशिश यही थी। एक और बात जो अक्सर कही जाती है कि इसे उधार का थैला या पैबंदगिरी कहा जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या हमने सब कुछ बाहर से ही लिया है? ये आलोचना भी बहुत होती है कि हमने दुनिया भर के संविधानों से चीजें उठाई हैं, और ये बात एक हद तक सही भी है। जैसे कहाँ से? देखिए, हमारे संविधान का ढांचा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, वो काफी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली, मौलिक अधिकार अमेरिका से, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से। हाँ, नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से, अच्छा। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से। अच्छा, इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से। जी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का विचार फ्रांस से, संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पूर्व सोवियत संघ, मतलब कई देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। तो क्या इसमें कुछ मौलिक नहीं है? क्या ये बस एक कॉपी पेस्ट जॉब था? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस आलोचना का बहुत अच्छा जवाब दिया था संविधान सभा में। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। जरूरी ये है कि हमने इन विचारों को सिर्फ कॉपी नहीं किया, बल्कि उन्हें भारत की जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से बदला और ढाला है। अच्छा, मतलब अडेप्ट किया है। बिल्कुल। तो ये उधार लेना नहीं, बल्कि दुनिया भर के अनुभवों से सीखकर अपने लिए सबसे बेहतर रास्ता चुनना था। ये बात तो सही है। अच्छा, संविधान में बदलाव की प्रक्रिया कैसी है? क्या इसे बदलना बहुत मुश्किल है या आसान? रिजिड है या फ्लेक्सिबल? यहाँ भी एक संतुलन साधा गया है। भारतीय संविधान ना तो ब्रिटेन की तरह एकदम लचीला है कि संसद आसानी से बदल दे, जहां साधारण बहुमत से बदल जाता है। हाँ, और ना ही अमेरिका की तरह इतना कठोर कि बदलना बहुत मुश्किल हो। वहां तो बहुत मुश्किल है। जी, हमारा संविधान दोनों का मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे? कुछ प्रावधान हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, जैसे नए राज्य बनाना या नागरिकता के नियम। अच्छा, कुछ अहम हिस्से हैं ज्यादातर जिन्हें बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत की जरूरत होती है, यानी दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा हो। स्पेशल मेजॉरिटी। हाँ, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संघीय ढांचे से जुड़े हैं, उन्हें बदलने के लिए इस विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए। अच्छा, राज्यों की सहमति भी जरूरी है। जी, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या शक्तियों का बंटवारा। तो जरूरत के हिसाब से लचीलापन भी है और अहम ढांचे की सुरक्षा के लिए कठोरता भी। समझ गई। अब भारत की शासन प्रणाली को अक्सर एकात्मक झुकाव वाली संघीय व्यवस्था कहा जाता है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसका क्या मतलब है? ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, लगता है। देखिए, संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम में शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती हैं, जैसे अमेरिका में। हाँ, डुअल पॉलिटी। जी, हमारे यहाँ भी 2 सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। शक्तियों का बंटवारा है, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये सब संघीय लक्षण हैं, फेडरल फीचर्स। ठीक है, तो फिर एकात्मक झुकाव क्यों? वो इसलिए कि साथ ही कई बातें ऐसी हैं जो केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे एकल नागरिकता, पूरे देश की एक ही सिटीजनशिप, एक ही संविधान केंद्र और राज्यों के लिए। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, जो केंद्र द्वारा भर्ती होते हैं पर राज्यों में काम करते हैं। हाँ। और सबसे बढ़कर आपातकाल लगाने की केंद्र की शक्ति, इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें पूरा ढांचा एकात्मक जैसा हो जाता है। सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। अच्छा, इमरजेंसी के समय? जी, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा ढांचा है तो संघीय, पर उसका झुकाव केंद्र की तरफ ज्यादा है, यूनिटरी बायस है। और संविधान में फेडरेशन शब्द नहीं है? नहीं, संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका में था। और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। द फेडरेशन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। समझ गई। अच्छा, हमने सरकार का संसदीय रूप अपनाया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म, ब्रिटेन की तरह। इसकी खास बातें क्या है? अध्यक्षीय प्रणाली से ये कैसे अलग है? हाँ, हमने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली
यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर मॉडल चुना। वेस्टमिंस्टर मॉडल। जी, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोग और समन्वय। कार्यपालिका सरकार यानी प्रधानमंत्री और मंत्री अपनी नीतियों और कामों के लिए विधायिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मंत्री विधायिका के सदस्य होते हैं। सरकार तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल हो। बहुमत खोने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। हाँ। राष्ट्रपति या राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जबकि असली शक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। ठीक है। ब्रिटेन से क्या अंतर है फिर? ब्रिटेन से दो बड़े अंतर हैं। पहला, हमारी संसद ब्रिटेन की संसद की तरह सर्वोच्च या सॉवरेन नहीं है। हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू है। अच्छा, कोर्ट संसद के कानून को जांच सकती है। हाँ, और दूसरा, हमारा राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुनावा होता है। वो एक गणराज्य यानी रिपब्लिक है, जबकि ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत होता है यानी राजशाही मोनार्की है। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। आपने न्यायपालिका की समीक्षा की बात की, तो संसद की कानून बनाने की शक्ति और न्यायपालिका की उसे जांचने की शक्ति के बीच संतुलन कैसे बनता है? ये बड़ा नाजुक संतुलन लगता है। ये भारतीय संविधान की एक और खूबी है। इसे कहते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। बिल्कुल। हमने न तो ब्रिटेन की तरह संसद को असीमित शक्ति दी है कि वो कुछ भी कानून बना दे, और न ही अमेरिका की तरह न्यायपालिका को इतना शक्तिशाली बनाया है कि वो हर चीज पर अंतिम फैसला करे और शासन में रुकावट डाले। तो बीच का रास्ता अपनाया है। हाँ, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता जांच सकता है। जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई कानून संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो उसे रद्द कर सकता है। हाँ, केशवानंद भारती केस के बाद से। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ संसद संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है, अपनी संवैधानिक शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का इस्तेमाल करके। तो एक संतुलन है। और न्यायपालिका खुद कितनी स्वतंत्र है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात होती है। संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के कई उपाय किए हैं। ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। क्या उपाय हैं? हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर राज्यों में हाई कोर्ट्स और नीचे जिला अदालतें। ये सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं और केंद्र और राज्य दोनों के कानून लागू करते हैं। अच्छा, अमेरिका की तरह डुअल कोर्ट सिस्टम नहीं है? नहीं। फिर जजों की नियुक्ति का तरीका, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है। उनके वेतन भत्ते जो संचित निधि पर भारित होते हैं, मतलब संसद में वोटिंग नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पर रोक, ये सब उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए है, ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के काम कर सकें। ये तो बहुत जरूरी है। अब आते हैं नागरिकों के लिए सबसे अहम चीज पर, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इनके बारे में बताएं। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों के लिए समर्पित है। ये वो अधिकार हैं जो देश के हर नागरिक को मिले हैं और जिन्हें सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकती। ये लोकतंत्र की बुनियाद हैं। कौन कौन से मुख्य अधिकार हैं? अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। हाँ, वो अब लीगल राइट है। जी। तो अब है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जिसमें बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी वगैरह शामिल है। शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सबसे जरूरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, जिसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। कोर्ट रिट जारी करके अधिकारों को लागू करवा सकती है। ये जस्टिशिएबल हैं। क्या ये अधिकार असीमित है, एब्सोल्यूट है? नहीं, ये असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, दूसरे देशों से संबंध आदि के आधार पर इन पर उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अच्छा। साथ ही इन्हें संविधान संशोधन के जरिए बदला भी जा सकता है, बशर्ते वो मूल ढांचे को ना बदले। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को छोड़कर बाकी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों के अलावा नीति निर्देशक तत्व भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
ये क्या है और मौलिक अधिकारों से कैसे अलग है? ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये एक तरह से सरकार के लिए निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं कि उसे देश का शासन कैसे चलाना चाहिए और कानून बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है भारत में एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, एक लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाना। इनमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की बातें हैं। जैसे? कुछ उदाहरण, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास, पर्यावरण की रक्षा, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जिसे बाद में मौलिक अधिकार भी बनाया गया, वगैरह। तो ये मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं? सबसे बड़ा अंतर यह है कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये गैर न्यायोचित हैं। अच्छा, इन्हें कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते। जी, लेकिन संविधान खुद कहता है, आर्टिकल 37, कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और कानून बनाते समय सरकार का कर्तव्य है कि इन्हें लागू करें। तो ये नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। समझ गए। और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो कब और क्यों जोड़े गए? ये मूल संविधान में नहीं थे, जैसा आपने कहा, ये बाद में जोड़े गए। हाँ? इन्हें 1976 में 42nd संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था। अच्छा, इमरजेंसी के दौरान? जी। फिर 2002 में 86वें संशोधन से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत दिए गए हैं। इनका क्या मकसद है? ये नागरिकों को उनके दायित्व याद दिलाते हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखना और 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये 11वां कर्तव्य है। क्या ये भी नॉन जस्टिशिएबल है? हाँ, ये भी निदेशक तत्वों की तरह गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये नागरिकों के लिए एक नैतिक संहिता की तरह हैं। ठीक है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, सेक्युलरिज्म। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान इसे कैसे सुनिश्चित करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द भले ही 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। हाँ, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़े गए थे। जी, लेकिन संविधान की भावना शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अधार्मिक है या धर्म का विरोधी है। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा, सर्वधर्म समभाव और किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान में कहाँ-कहाँ ये दिखता है? कई जगह। प्रस्तावना में तो है ही, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता और खासकर अनुच्छेद 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए, टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। इसके अलावा नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 44 है जो राज्य से समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करने को कहता है, जो धर्मनिरपेक्षता की दिशा में एक कदम माना जाता है। तो भारत का सेक्युलरिज्म पश्चिमी देशों से अलग है। हाँ, थोड़ा अलग है। पश्चिम में अक्सर धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव, कंप्लीट सेपरेशन की बात होती है, जिसे नेगेटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं। भारत का मॉडल पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का है, जो सभी धर्मों के प्रति समान आदर और राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान समर्थन देने पर आधारित है। समझ गई। और कुछ खास बातें जो भारतीय संविधान को अलग बनाती हैं? कुछ और सेलिएंट फीचर्स? हाँ, कई और हैं, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। हाँ, मतलब बिना किसी भेदभाव के सबको वोट का अधिकार। बिल्कुल। जब संविधान बना तब 21 साल की उम्र थी। बाद में 61 ने संशोधन 1988 से इसे 18 साल कर दिया गया। ये सामाजिक बराबरी का प्रतीक है। सही कहा। और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता है, राज्यों की अलग नागरिकता नहीं है, जैसा अमेरिका या स्विट्जरलैंड में होता है। ये भारत की एकता को मजबूत करती है।
स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट बॉडीज। संविधान ने सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ही नहीं बनाए, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकाय भी स्थापित किए जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं। जैसे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग SPSC। ये बिना सरकारी दखल के अपना काम करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। बिल्कुल। फिर है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। ये केंद्र को असाधारण स्थितियों से निपटने की शक्ति देते हैं, हालांकि इनके दुरुपयोग की आशंका भी रहती है। राष्ट्रपति शासन का तो काफी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, हुआ है। फिर है त्रिस्तरीय सरकार।